नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। हम फिर से आ गए हैं। आज डे 5 है हमारे क्रैश कोर्स का यूपीपीएससी 2022 के लिए, जो कि हमने 45 दिन बना रखे हैं और जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा उससे 5 दिन पहले ये जो क्रैश कोर्स होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, आप कमेंट करिएगा क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। बाकी आप अच्छे से होंगे और अगर अच्छे से नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सिचुएशंस हैं, वो अच्छी हों। चलिए आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित और उनके वर्ष क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शॉर्ट नैप में चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ये कब से शुरू करेंगे। इससे पहले बहुत पहले होते रहे हैं, लेकिन जो मेनली एग्जाम्स पूछती है वो हमारे मॉडर्न इंडिया का जो मॉडर्न पार्ट होता है, या बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट पार्ट है, जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद से है। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि क्या क्या हैं इम्पोर्टेंट। मेरे नज़रों से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एम्बिग्यूटी दिखती है। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अच्छा ये चीज़ अब हुई थी कि नहीं हुई थी। तो वो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और बाकी वही तो है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं ऐसे छोड़ेंगे नहीं, और जब तक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे नहीं ऐसे भागेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, एक स्वदेशी आंदोलन था, कब हुआ था? 1905। बंग भंग को कैसे को रिलेट कर सकते हैं? आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो किसी का अंग भंग होता नहीं होता, बंग अंग भंग। तो बंगाल का विभाजन हुआ मतलब कि अंग ही भंग हुआ उसका, इस क्या कहते हैं, राज्य का। तो अंग जो बंग भंग हमारा आंदोलन था वो 1905 में हुआ, क्योंकि इसी के दिन जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया था, इसका जो बंगाल था हमारा उसको विभाजन कर दिया था। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है, याद रखना है, क्योंकि मुस्लिम लीग 1906 से ही इम्पैक्ट डाला उसने, और आगे चल के देखिए मतलब विद इन 40 ईयर्स इस लीग ने अपने देश को ही अंग भंग कर दिया और एक अलग मुल्क पाकिस्तान, हम बोल सकते हैं कि 3 मुल्क बन के तैयार हुए सिर्फ मुस्लिम लीग की वजह से। तो इसको हमें याद रखना है, 1906 में हुआ था। वही होता है विद इन 40 ईयर्स, देखो कहाँ से कहाँ, मतलब ये कहाँ आ गए हम वाली बात थी। इसके बाद कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ। कांग्रेस का कौन सा बंटवारा हुआ? 2, एक नरम दल और एक गरम दल, मतलब एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। लखनऊ पैक्ट भी 1916 में हुआ। मॉन्टेग जो घोषणा हुई थी, उसकी मॉन्टेग घोषणा जो हुई थी उसके बारे में आप एक बार पढ़िएगा जरूर। 20 अगस्त 1917 को हुआ। रॉलेट एक्ट आपको पता ही है कि किसी को भी मतलब शक के बिजा पे किसी को भी हम अंदर जेल के अंदर कर सकते थे, वो था रॉलेट एक्ट। वो 19 मार्च, देखिए 1919 हमारे इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, कि मतलब किसी को भी हम चाह के भी अंदर कर सकते थे, ये हुआ था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये तो आपको पता ही, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। मूवी का नाम है सरदार उधम। सरदार उधम अभी अभी हुई है। सरदार उधम सिंह ने कैसे जलियांवाला बाग, उसको दिखाया गया बहुत अच्छे से, उस सीन को दर्शाया गया है। बहुत सारे लोग, बोला जाता है कि 1600 लोग लगभग मारे गए थे इसमें, बेचारे बेकसूर लोग थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद मेन चीज होती है हंटर कमेटी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। हंटर कमेटी 2 बनी थी। एक बनी थी 1882 में, जिसका विजन था एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनी थी। जैसे अभी हमारा 2020 का एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है ना, ऐसे ही उस टाइम पे 1882 में बनी थी। और इसके विलियम हंटर जो थे वो कौन थे? हेड थे, ठीक है। इस वजह से इस जो कमेटी थी उसका नाम हंटर पड़ा। यही फिर 1920 में बनी, जिसका काम था, मतलब इसका, वैसे इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, मैसाकर मतलब होता है निर्दोषों को मार देना, खून खराबा करना, मतलब लोगों को मार, बहुत सारे, मतलब बहुत संख्या में लोगों को मारना होता है मैसाकर। मैसाकर मतलब बहुत सारे लोगों को मारना जाना। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन किसने किया था? इसके भी यही जो थे विलियम हंटर ही इसके
चीफ थे। तो याद रखना है कि ये जो कमेटी थी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1920 में। कब? किसके लिए? जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए, और इसी रिपोर्ट ने बोला था कि 1600 लोग लगभग मारे गए। समझ में आ गया ना आपको? तो 2 हंटर कमेटी आई थी। अगर 1882 के पूछता है तो आपको एजुकेशन पॉलिसी लगाना है। अगर आपसे 1920 के पूछता है तो आप बस उसी का इमीडिएट देखिए कि उस समय क्या हुआ था। तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस वजह से वहाँ पे कितने लोग मरे कितने नहीं हुए, ब्रिटिश में सरकार था, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो बहुत सारे ऐसे अधिवेशन होते रहे हैं, बट नागपुर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके लिए क्यों, मतलब क्यों हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ ना कुछ तो बात तो होगी। ऐसे तो नहीं बाबू मोसाई हमने आपको यहाँ पे दे दिया है कि इसको रखिए। तो देखिए नागपुर, हमें पता है कि हमारे देश की जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो डिपेंड करी कहाँ पे आके, हमने जब अहिंसा के पथ पर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, या बोल सकते हैं महात्मा गांधी जब आए तभी से। तो क्या हुआ था कि इसी नागपुर सेशन में महात्मा गांधी का उदय हुआ था। मतलब महात्मा गांधी उस टाइम पे बड़े लीडर बन के उभरे थे, एंड इसी में अहिंसा आंदोलन हो गया, या बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन हो गया। ये बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे। ठीक है, इन आंदोलनों का प्रस्ताव पारित हुआ था किसमें? कांग्रेस अधिवेशन में, और ये पास कर दिए गए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए इंपॉर्टेंट है ये नागपुर का अधिवेशन, जहाँ पे दिया गया है 1920 में ही। क्योंकि जब जलियांवाला मैसाकर हुआ, हंटर रिपोर्ट आई, तो अब इंडियन को लगने लगा कि भाई अब हम ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना, ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं मानेंगे। अब मुन्ना बड़ा हो रहा था, उसको चाहिए था सिंहासन। तो हमारे भी देश के राजनेता बड़े हो रहे थे, अब उनको चाहिए था फुल इज्जत। फुल इज्जत मतलब उनको चाहिए थी फ्रीडम। तो फ्रीडम चाहिए, तो फिर फ्रीडम के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। जब कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या? अहिंसा का मार्ग अपनाया और असहयोग का। तो इसी वजह से हुआ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। क्वेश्चन ये है, आप ये बताइएगा कि जो महात्मा गांधी थे, चलिए एक मैं हिंट दे देता हूँ कि वो सिर्फ एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में प्रेसिडेंट बने थे। समझ में आया? मतलब उसको हेड किया था। अब बताइए कि वो एक ही किया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था? इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं यार, हम मतलब आई वॉन्ट टू बी अ किंग मेकर, मतलब हम राजा बनाने वाले काम बनेंगे करेंगे, हम राजा बनेंगे नहीं। तो एक हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन था आप बताइएगा। ठीक है, अब बता पाएंगे ना? वैसे आप बहुत कंजूसी करते हैं इस इवन देखने में भी, अगर कभी देखते हैं तो कमेंट करने में। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, ज़्यादा इस पर नहीं छोड़ता, बट प्लीज़ पढ़िएगा, क्योंकि हम आज यहाँ तो बता दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जिसमें हेड किए थे वो था 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो था कहाँ? बेलगाम में। ठीक है, बेलगांव में था। चलिए बेलगांव इस वजह से और याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स, इसका जो बेसिक ट्रेनिंग कैंप होता है या बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, वो यहाँ पर है बेलगांव। ठीक है, बेलगांव आता कहाँ है? ये कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था कि कब पहली बार जो महात्मा गांधी हमारे बने थे, वो 1924 में बने थे। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसमें, बेलगांव है कहाँ? कर्नाटका में। एंड वहाँ पर है क्या? एयरफोर्स का जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन, अभी देखिए कांग्रेस इसमें हो गया था, अधिवेशन में पास हो गया था नागपुर अधिवेशन में कि हमें असहयोग आंदोलन करना है, और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत भी कर दिया। इसके बाद चौरा चौरी कांड, आपको पता ही है कि पुलिस स्टेशन में जाके पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया था। तो चौरा चौरी कांड के बारे में तो कब हुआ था? 1922 में, याद रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया एक 1924 में। ये क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि कब क्या हुआ, तो याद रखना है। साइमन कमीशन, आपको पता ही है कि साइमन कमीशन आया था भारत को देखने के लिए, भारत की राजनीति को देखने के लिए। तो इस कमीशन की बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ, लोग इसके विरोध में आए, क्योंकि साइमन कमीशन की खामी क्या थी? सबसे बड़ी खामी तो यही थी, खामी हिंदी में लिख देते हैं, सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसमें 6 to 8 मेंबर थे। ठीक है, और 8 के 8 मेंबर्स क्या थे? ब्रिटिश के थे। तो इंडियन जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका कहना था कि अरे बाबा, आप हमको दे रहे हो, आके हमारी राजनीति देखने आ रहे हो, हम स्वतंत्रता से अपना संविधान लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये हमसे बता रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप हमें आज़ादी देने आ रहे हो, हमें अपने सहारे पे छोड़ रहे हो, लेकिन आपने जो कमीशन गठित किया उसमें से हमारे कोई लोग है ही नहीं। हम लोग इतने भी तो गैर गुजरे नहीं है कि हम आपके साथ चाय ना पी सकें, है ना।
तो वही है कि तभी इसका विरोध हुआ था और आके बहुत ज़्यादा रिpercussion भी हुए। फिर साइमन कमीशन, इसमें नियुक्ति हुई सब लोगों का कि ये पहुंचेंगे। जो साइमन साहब थे वो इसके हेड हो गए। इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया? उसके कुछ ही दिन बाद 1928 में। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। देखिए नेहरू रिपोर्ट ये कौन सी नेहरू ने दी थी? नेहरू रिपोर्ट ये दी थी मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना है आपको, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी ये रिपोर्ट। अगर पूछा जाए कि किससे रिलेटेड है तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का कोई योगदान था ही नहीं। वहाँ पे तब तक कुछ हुआ ही नहीं था, तो उनका अभी इतना ज़्यादा अभी होगा, 1-2 साल बाद इनका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी बड़ा नाम। बट अभी तक मोतीलाल नेहरू जो थे उनका ही था। तो नेहरू रिपोर्ट किससे एसोसिएटेड थी इसमें, और इसी पे इन्होंने रिपोर्ट में मांगा था इन्होंने कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब समझ रहे हो कि हम आपके अंडर काम करते रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी अगर हम मान के चलें कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है ना, वो सिमिलर टू डोमिनियन स्टेटस कि मतलब वो भारत सरकार के अंडर काम करती है। जैसे दिल्ली है, हालांकि इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे मतलब अपने जो निर्णय है वो ले सकती है, लेते भी हैं, बट जो हमारे एलजी होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो पूरी तरीके से देख रेख करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। तो इसी तरीके से डोमिनियन स्टेटस होता है कि हम आज़ाद तो रहेंगे बट आपकी छत्र छाया रहेगी हमारे ऊपर। तो इस तरीके की मांग की थी नेहरू रिपोर्ट में। हालांकि 14 पॉइंट्स थे शायद इसमें। चलिए जब वो बात आएगा तब देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह क्यों हमने दिया है? तो ये सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे होते हैं यूनिटी मैन। यूनिटी मैन किसको बोला जाता है बताइए? अच्छा, तो यूनिटी मैन बोला जाता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनका भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है ना, इसी वजह से इनको यूनिटी मैन बोला जाता है। तो इन्होंने बरदौली सत्याग्रह किया था। ये भी लैम्पलाइट में आए थे। किसके साथ? फार्मर्स के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि जो लैंड टैक्सेस हैं, या बोल सकते हैं कि जो और अदर टैक्सेस थे, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था, वो इतने हाइप हो रहे थे, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई कि अरे भाई क्या है। तब एक बड़े नेता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल उठे और उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा कि कोई भी टैक्सेस बढ़ा देगा। तो उन्होंने बरदौली सत्याग्रह किया। लेकिन देखिए सत्याग्रह होता क्या है कि सत्य के साथ आग्रह, सत्य प्लस अहिंसा के साथ आग्रह करते थे, तो वही होता था सत्याग्रह। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, कभी कभी एग्जाम से पूछ दिया जाता है कि पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या बरदौली पहला सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नहीं अपनाया गया। महात्मा गांधी ने तो बहुत देर कर दी थी आने में, इससे पहले भी बहुत लोग सत्याग्रह अपना लेते थे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बरदौली तो हो गया, समझ गए। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? देखिए आपको पता ही है कि 1928 में भगत सिंह, हम शॉर्ट में लिखते हैं ओके, सुखदेव, ठीक है, और राजगुरु, इन तीनों हमारे जो वीर सपूत थे, इन्होंने क्या, राजगुरु, इन्होंने तीनों सपूतों ने क्या कर दिया कि जो जॉन सैंडर्स थे, जॉन JOHN, जॉन सैंडर्स थे, उनको क्या कर दिया? खुदा हाफिज बोल दिया, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया। अब इनके पीछे, इन तीनों लोगों के पीछे पूरी ब्रिटिश सरकार पड़ गई, पूरी पुलिस फोर्स पड़ गई, पूरा सब कुछ पड़ गया कि अरे यार तुमने एक ब्रिटिश आदमी को मार दिया है। इनको मतलब, हालांकि ये खुद ही पहुंच गए थे, खुद ही अरेस्ट हुए, कुछ पकड़े गए। तो इनके खिलाफ जो जब केस चलाया गया कि भाई आप लोगों ने एक ब्रिटिश जो मतलब जनरल था, क्या कहते हैं वहाँ का मेयर था, उसको आपने मारा है, तो इनके खिलाफ जो केस चलाया गया 1929 में, उस केस को बोला, क्योंकि ये घटना घटित का जॉन सैंडर्स कहाँ मारा गया था? लाहौर में मारा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको इसके तहत जब इनको बंदी बनाया गया, फिर इनके ऊपर केस चला, तो उस केस के तहत उस नाम रखा लाहौर षड्यंत्र केस, और वो 1929 में हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यह भी अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी 1924 में चले गए थे जेल, ठीक है। जेल के बाद वो 5-6-7 साल बाद आए, 1928-29 में आए। तो आते ही कांग्रेस ने उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया कि आइए आइए आइए, आप ही तो हैं देश के कर्णधारी। कहा गया कि काम कीजिए, आप फिर से बन जाइए, मुखिया बनिए आप हमारे इस अधिवेशन के। महात्मा गांधी कहा कि नहीं भाई, एक बार हमने वही है ना मज़ा इश्क का नमक का ले लिया है, अब हम मुखिया नहीं बनेंगे। हाँ, अब आप काम कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू एक उभरते हुए नेता हैं, इनको आप मुखिया बना दीजिए, मतलब उनको हेडेड बाई जो
लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आ गया? पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसके कहने पर किया था? महात्मा गांधी जी के कहने पर उनको बिठाया गया। तो एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कब बने थे हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद चीज़ें और क्या हुई कि इसी अधिवेशन में बोला गया था कि अब हम आपके आम खटाई अचार से काम नहीं चल पाएगा, अब तो हमको फुल इज्जत चाहिए, अब हम लेके रहेंगे और अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। समझ में आया? तो यहाँ पे मिला था पूर्ण स्वराज कब? 1929 के अधिवेशन में। इसका मुखिया हेडेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया? चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। बाकी कभी एक दिन मैं कुछ भी लाऊंगा, फिर देखूंगा कि आपकी समझदारी कितनी है, आप पढ़ रहे हो या नहीं। पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हमें अच्छा लगेगा ना। हमें भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत सारी उम्मीदें हमारे अपनों की हमसे जुड़ी हुई हैं। चलिए, इसके बाद आ जाता है, हमने कहाँ बात कर ली? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कर लिया ना। इसके बाद आता है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और 2 जनवरी 1930 को भारत ने बोल दिया कि अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि अब हमको चाहिए थी फुल इज्जत। फुल इज्जत हमको ऐसे तो दे नहीं रहे थे, हमने घोषणा ही कर दी कि हमको इज्जत मिल रही है, हमको नहीं दोगे तो हमारा क्या कर लोगे, हम इज्जत लेके रहेंगे। और हमने कर दी घोषणा कि 1930 में कि हमें अब आप हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, हम होंगे कामयाब और मिल जाएगी हमें आज़ादी। क्या चाहिए हमें? आज़ादी। तो 1930 में मिल गई थी हमें आज़ादी, मतलब हमने घोषणा कर दी थी। इसके बाद नमक सत्याग्रह हुआ। क्या कि आज़ादी के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि अरे यार, ये इंडियंस तो हीरो बन रहे हैं, एक काम करो, मतलब जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या होता है? सॉल्ट। हर एक आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अंबानी हो, और चाहे हम जैसा एक नॉर्मल नाजुक प्राणी हो, खाता तो सब कोई नमक ही है। उन्होंने कहा कि काम करो यार, नमक में टैक्स लगा दो, ये अपने आप औकात में आ जाएंगे। देखिए, बड़े लोग क्या सोचते थे कि चीज़ों को ट्विस्ट कर देते थे एक के साथ, वो कभी सामने सामने नहीं लड़ते थे। वही होता ना, दिमागी या राजनीति यही होती है कि वो कभी सामने खुल के आके नहीं लड़ेंगे। वो क्या करेंगे? दो पक्षों को लेंगे, आपस में लड़ा देंगे, आप लड़ते रहो, वो बीच अपना काम कर लेंगे। वही होता ना कि वो फूट डालो और राज करो टाइप वाली। तो उन्होंने एक काम करते हैं कि हम इनको स्वाधीनता को चाहिए ना, इनको मुद्दे से भटका दो, इनको नमक पे इतना टैक्स लगा दो कि ये इस पे आ जाए। तो जब नमक मिला तो महात्मा गांधी बोले, ओहो अच्छा, हमसे हीरो, हम तो साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जाएंगे। नमक सत्याग्रह कर दिया उन्होंने। समझ में आ गया? तो जब स्वतंत्रता की हमने घोषणा की 1930 में, इसके बाद नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा, तब नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में से लेके इतने मार्च से इतने मार्च तक चला, और इसी को शायद बोलते हैं दांडी मार्च। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, इसी को दांडी मार्च बोलते हैं, जो कि नमक के लिए हुआ था। ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम विनती करते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, होता है ना। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कितना प्यारा वर्ड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हम आपसे विनती करते हैं कि हम जाइए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब हाउ क्यूट। मतलब मैं अगर उस टाइम पे होता तो महात्मा गांधी को गले लगा लेता कि सोच तो देखिए कि सविनय हम कर रहे हैं भाई। चलिए, तो कब हुआ था? 1930 में। तो काफ़ी घटनाएं हुई 1930 में, याद रखिएगा। हम स्वाधीनता की घोषणा करी, फिर हमें नमक पर काफ़ी टैक्स देना पड़ा, फिर हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कि भाई आपकी बातें हम नहीं मानेंगे। इसके बाद आता है, जब ये बातें क्या हुई, ये बातें पहुंची ब्रिटिश की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश में थी, ब्रिटेन में, वहाँ पे बातें गई। तो वहाँ पे इटली साहब थे, इटली साहब बोले कि अरे यार, एक मतलब कुछ चंद लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो, वैसे धोती कुर्ते में लोग आके मतलब ऐसा कुछ कर डाल रहे हैं, और वो धरने पे बैठ रहे हैं, तुम लोग अपने हाथ पैर सुजा के फुला के बैठो। नहीं होता कि आदमी जब डर जाता है तो हाथ पैर फूल जाना, मतलब होता है कि डर जाना। तो वो बोला एक काम करो, गोलमेज सम्मेलन का मतलब वो करो, सम्मेलन करो। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? याद रखना, तीनों ये ब्रिटेन में हुए थे, ये इंडिया में नहीं हुए थे। ये याद रखना आपको, तीनों ब्रिटेन में हुए थे। ये और नीचे भी जाएगा, ये तीनों ब्रिटेन में हुए। वो इसमें क्या था कि भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया ब्रिटिश में, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ पर उनसे बात हुई। तो ठीक है, मैं याद रखना कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ कि यहाँ से बात हुई तो वो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ उसमें कोई आउटपुट नहीं निकला, वो फेल हो गया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। किसके लिए? क्योंकि तब तक कम्युनल अवार्ड की बात चलने लगी थी, बात होने लगी थी। वो यहाँ से शुरू हो गया था हरिजन। मतलब बात ये हुई कि जब महात्मा गांधी जी थे तो उन्होंने देखा कि यार, जो हमारे नीचे तबके का हिंदू है, या नीचे तबके के जो लोग हैं, जिनको हम हरिजन बोल सकते हैं आज के समय, उनको SC ST बोलते हैं,
उनका तो उत्थान ही नहीं हो रहा है। ये तो यार गलत चल रहा है। हम तो देश से गरीबी हटाने के लिए लड़ रहे हैं ना, फिर क्या है। तो महात्मा गांधी एकदम से हट गए हरिजन। और उसी टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि इसी टाइम पे बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका भी उदय होता, और वो भी काफ़ी वो थे, क्योंकि उसी टाइम पे शुरू हो गया था क्या, कम्युनल अवार्ड, कि आप यही हो गया था कि हम इस तरीके से करेंगे, इसी मतलब जाति के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होने की विधि का लोग करने लगे कि ये काम कीजिए, जो SC ST है वो SC ST को ही वोट दे, मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों को ही वोट दे, हिंदू जो है वो हिंदू को वोट दे। तो महात्मा गांधी क्या करे, भाई ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा, ये हमारा एक देश है, हम इस देश, हमने ये कल्पना थोड़ी ना की थी कि कल को अगर हम आज़ाद होंगे तो इस इतने रूप ले लेगा हमारा देश। तब यहाँ पे गांधी अरविंद समझौता हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी बोले कि हम खाएंगे ही नहीं। तो बोले अरे खा लो भाई, क्यों नहीं खाओगे। तो बोले कि हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप ये जो कम्युनल वर्ड्स आ रहे हैं ना इनको हटाओगे। तो यहाँ पे समझौता हुआ। फिर इसके बाद अम्बेडकर जी को बुलाया गया। हालांकि उन्होंने, गांधी जी ने फिर अम्बेडकर जी से बात करने के बाद अपना जो अनशन था वो तोड़ा, खाना खाया, बट स्टिल गांधी अरविंद समझौता जो हुआ वो कब हुआ था, 31 में। इसके बाद गांधी जी से बोला गया कि एक काम करो यार, अब तुम मान तो गई हो, चल लो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए 1931 में। लेकिन इसमें भी कोई काम नहीं है, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी गए वहाँ पे बोला गया कि क्या है, मतलब एक कहावत है, एग्जैक्टली मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रही, हिंदी में ये कहना था कि एक नंगा फकीर आया है अपने देश की आज़ादी मांगने के लिए। वहाँ उस समय के PM जो थे उन्होंने बोला था ब्रिटिश के। तो ये भी गुस्सा हो गए महात्मा गांधी, और गुस्सा तो नहीं हुए थे बट उनको लगा कि यार यहाँ पे हमें उचित जो सम्मान है वो नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से वापस आ गए। तो ये भी जो हमारा सम्मेलन था रेड से ले लेते हैं, ये भी सम्मेलन हमारा नाकाम रहा। इसके बाद कम्युनल अवार्ड पता ही चल गया होगा आपको, कि जो मैंने बता दिया कि जाति बिरादरी के नाम पे देने वाले थे। कब शुरुआत हुई, 1932 में। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जो था वो अंबेडकर जी प्लस गांधी जी के बीच में था, और इसमें ये कहना था कि भाई ये जो कम्युनल अवार्ड टाइप की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हटाओ। आप देश को आज़ाद करने के लिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट अभी जो बीज बोया जा रहा है कम्युनलिज्म का, कि उनको हटाओ। और इसके बाद सब कुछ चीज़ें बदल गई, किसमें, हरिजन में, कि हरिजन जो रहता है, हम महात्मा गांधी ने हरिजन पर फोकस कर दिया कि अब हमें उन लोगों को जिनको सोसाइटी ध्यान नहीं दे रही है, हम उन पे अब काम करेंगे। इसकी पूना पक्ष समझ में आ गया। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये भी सही नहीं रहा। इन तीनों सम्मेलनों में जो एक बंदा शामिल था वो थे बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 34 में। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता ही है, जो हमारे अच्छा बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, एटलीस्ट ये तो कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़, किसने बनाया था। 1939 में इसका गठन हुआ था। बात करते हैं मुक्ति दिवस की। तो मुक्ति दिवस क्या होता है, कि मुक्ति दिवस हुआ 1939 में। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग तब तक बहुत बढ़ चुका था और बड़ी बड़ी डिगें हकता था कि ये है वो है, और हम मुसलमान को ही वोट देगा। वही कि अगर ऐसी कंस्टिट्यूंसी बनाइएगा कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही खड़ा हो, ठीक है, और वहाँ के जितने वोटर्स हैं वो मुस्लिम को ही वोट दें, मतलब मुस्लिम पीपल फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके का था। इसमें क्या हुआ, मुक्ति दिवस ये था कि मुसलमानों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग को बॉयकॉट करते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस वजह से इसको मुक्ति दिवस के रूप में कहा जाता है। कब, 1939 में। इसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान की मांग चलने लगी, अगस्त प्रस्ताव आया, क्योंकि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलना शुरू हो गया था। अगस्त प्रस्ताव आया कि आप अभी हमारी हेल्प कीजिए, हम आपका आगे देखेंगे। क्रिप्स मिशन आया कि आप एक काम कीजिए, अभी तो हमारी मदद कर दो, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। इधर भारत की जो कुछ सेनाएं थी उनको भारत के बगैर राजनेताओं को कंसर्न में लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज करने लगे। जब यूज करने लगे तो कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, भारत छोड़ो अब। तो इधर जो मतलब ब्रिटेन था, हम ब्रिटेन ही बोल सकते हैं उस टाइम का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिप्त था, WWR सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। एंड इधर भारत ने कहा कि अब हमें भी छोड़ो। तो काफ़ी दिक्कतें आ गई। फिर इसके बाद समला समझौता हुआ, ये चीज़ें हुई, वर्ल्ड वॉर जीते, बहुत सारे सब लोग आए। यहाँ पे याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये दोनों का पूछ लिया था कि कब कौन क्या हुआ था। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया था, ठीक है। इसके बाद क्रिप्स मिशन काफ़ी बाद में आया। इसके बाद हुआ शिमला सम्मेलन 1945 में। युद्ध हुआ, जो वर्ल्ड वॉर था सेकेंड, वो जीत गए, सब कुछ हो गया। इंडिया को भी बोला गया कि ठीक है भाई, आज़ादी अब आपको हम दे देंगे आज़ादी।
तो बोला कि चलिए, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग ने नाक में दम कर रखा था। बोले कि नहीं भाई, हमको तो अलग देश चाहिए। तो शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन में क्या हुआ कि उस समय जो वायसराय थे वो मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब मिलके बैठे, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो यार भाई नाते कि कुछ मिलजुल के काम करते हैं, कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे कि काम बन जाए। बट भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने पता नहीं क्या खाया था उस दिन, वो नहीं माने और ये जो शिमला समझौता था वो भी असफल हुआ, ठीक है। इसके बाद एक ये आ जाता है नौसेना का विद्रोह। इसको नेवी म्यूटनी भी बोलते हैं, ठीक है। नेवी म्यूटनी, म्यूटनी मतलब होता है 2 से ज़्यादा लोगों का, मतलब जो डिफेंस पर्सनल हैं उनका एक साथ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्ट कर देना, काम कर देना, ठीक है। तो उसको म्यूटनी बोलते हैं। म्यूटनी मतलब होता है बहुत सारे लोगों का गिरोह, ठीक है, गिरोह बोल सकते हैं। तो हुआ 1946 में, क्योंकि ये तब किसके अंडर में थे, ब्रिटिश के अंडर में। और वहाँ पे बोले गया नहीं नहीं, अब हम ब्रिटिश के अंडर नहीं मानेंगे, हम तो अपना ही मानेंगे। तो उनके पोर्ट वोट जो थे सब जला जलू दिए थे, तो वहाँ पे म्यूटनी मानी गई। तो कब हुआ था, 1946 में, आपको याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भाई अब हम भारत को कुछ ही दिन में, मतलब उन्होंने बोला था कि हम 1948 में भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद कैबिनेट मिशन आई, का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन जब आया तो उन्होंने कहा कि आप भाई हम आपके पास आए हैं, आप अपना कैबिनेट बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। हालांकि 1935 में आपको याद होगा कि भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं हद तक लिख लिया था, और जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी से बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड है, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं वैसे आपके पास, ठीक है। तो तब कैबिनेट मिशन आया और उसने तब लिखित रूप में दे दिया कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाइए। तो भारत सरकार ने कहा कि अरे हम तो पहले से ही तैयार थे इस चीज़ के लिए। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये हमारे देश का बैड डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी वजह से उन्होंने बोल दिया था कि जाओ खात्मा करो। बहुत सारे लोगों को मारा गया था, बहुत खून खराबा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था कि पूछिए मत। कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए थे। तो वो था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 1946 में, याद रखिएगा। ये मेनली बंगाल रीजन था, इधर लाहौर रीजन था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था, ठीक है। तो ये बहुत दुखद घटना हो रही थी, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंतरिम सरकार की स्थापना। भारत की अंतरिम सरकार, तब तक पाकिस्तान हो गया था कि भैया आप जाओ, इतना हमें ब्लड सेट नहीं चाहिए। इसी ब्लड सेट की वजह से सारे लोग काम करते, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर लहू की नदियां बहाने पर हमें आज़ादी मिल रही है तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। और अगर हमसे हमारी आँख, मतलब होता ना कि अगर हमारी जान जा रही है और हमारी आँख जा रही है तो हम अपनी आँख दे सकते हैं, जान तो एटलीस्ट बचेगी। तो वही था कि उन्होंने कहा कि या तो हमें भारत की आज़ादी चाहिए, लेकिन भारत की आज़ादी हमें निर्दोषों के, जो निर्दोष होते हैं, हमारे जो इनोसेंट्स होते हैं, उनकी बलिदानी पर, उनके मरने पर मिल रही है, तो हमें ये मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान को दे दो, ठीक। और उसमें बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे क्या ही डिस्कस करने की बातें। तो अंतिम सरकार हमारी जो थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वो 1946 में बनी। माउंट बेटन योजना आई। माउंट बेटन योजना में मतलब यही था कि अब नाउ इंडिया इज़ नॉट ओनली इंडिया, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 स्टेट्स। कौन सा, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान 2 में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में जो भी हमारा बांग्लादेश बन गया, एंड इंडिया, और उसका इंडिया के ये पीएम होंगे, इनके ये गवर्नर होंगे। तो इंडिया के पीएम बन गए JL जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के गवर्नर कौन बने, अली जिन्ना, जो कि बहुत दिन ज़्यादा जिए नहीं थे, 1950 में कहते हैं मर गए थे, ठीक है। तो इतने दिन के लिए उन्होंने जो चरस बोया था उसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। चलिए, इसके बाद स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो यहाँ से हमें मिल गई आज़ादी। तो ये था पूरा कि मतलब हमारे जो बंग 1900 से अब तक का क्या क्या हुआ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और